खान यूनिस के पास छोटा सा इलाका है। यहां पर देखिए, अब आप इसको मैप को मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अल मवासी 1 किलोमीटर चौड़ा और 14 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। अल मवासी भूमध्य सागर और मिस्र की सीमा के पास स्थित है। इजराइल ने अल मवासी को सुरक्षित इलाका घोषित किया है। आईडीएफ ने भी संदेश में कहा है कि अल मवासी में गाजा के लोग सुरक्षित रहेंगे। खान यूनिस के पास गिराई पर्चियों में पश्चिम की तरफ जाने को कहा गया है। करीब 25 लाख लोगों की आबादी को इतने छोटे इलाके में बसाना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी गाजा के लोगों को मिलाकर यहां करीब 25 लाख लोग मौजूद हैं। अल मवासी ये है वो छोटा सा बॉटल नेक जो आपको दिखाई दे रहा है। यह है खान यूनिस जहां पर अटैक किया गया है। इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया गया है, ऐसा दावा किया जाता है। यहां से लोगों को डाउन साउथ पुश किया गया है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि ये लोग वापस इस तरफ आ रहे हैं। इसी को लेकर इजराइल परेशान। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है। दमिश्क में इजरायली स्ट्राइक से भड़का रूस। यह बड़ी खबर है। इजराइल दमिश्क एयरपोर्ट पर अटैक ना करे, रूस ने कह दिया। सीरिया में हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होगा। यह बड़ी खबर इसलिए बन जाती है क्योंकि असद और पुतिन के बीच में एक अलग केमिस्ट्री है, और असद के कहने पर पुतिन कई कदम आगे बढ़ सकते हैं और वो इजराइल के लिए चुनौती हो सकती है। वैसे सीजफायर खत्म होने से पहले इजराइल के खिलाफ एक और मोर्चा एक्टिवेट हो चुका है। अब तक लड़ाई गाजा और लेबनान की तरफ चल रही है, जहां युद्ध विराम खत्म होने के बाद फिर विध्वंस होने वाला है। हमने आपको यह भी बताया है, लेकिन 4 दिन के संघर्ष विराम के बीच इजराइल विरोधी एक और फ्रंट तैयार हो रहा है। उसकी भनक आईडीएफ को लग गई। ये मोर्चा सीरिया का है, जहां उसके तुरंत विध्वंसक हमले शुरू कर दिए। दमिश्क में एयरपोर्ट पर भीषण बमबारी की गई है। यानी इस बार मिडिल ईस्ट में सीरिया फ्रंट पर भी जबरदस्त युद्ध का खतरा है। लेकिन वहां क्या खिचड़ी पक रही है, जिसने नेतन्याहू को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया, और युद्ध विराम के बीच ही उनकी सेना बम बरसाने लगी। इसे डिकोड करें। गाजा की जंग में सीरिया में तीसरा वॉर फ्रंट भी खुल गया। सीरिया में एक नहीं कई विध्वंसक हमले हुए, जो इस बात का सबूत है कि मिडिल ईस्ट में विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क रही है। इजराइल की वायुसेना ने पहला हमला दमिश्क एयरपोर्ट पर किया। वहां मिसाइलों की बौछार की गई। एयरपोर्ट के पास धुआं उठता नजर आया। दमिश्क हवाई अड्डा अमेरिकी हमले के करीब 1 महीने बाद खुला था, और खुलने के 30 घंटे के भीतर ही वहां अटैक हो गया। इजराइल ने रनवे पर मिसाइल से हमला किया। इस हमले के बाद एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही रोकनी पड़ी। कई उड़ानें रद्द हो गई तो कुछ उड़ानों को अलेप्पो एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट करना पड़ा। दमिश्क हवाई अड्डे के अलावा सीरिया में दूसरा बड़ा हमला अल मजेह मोदामियाह सैन्य अड्डे पर हुआ। यहां भी आईडीएफ ने मिसाइलों से टारगेट किया। इजराइल का आरोप है कि सीरिया हिजबुल्लाह को हथियार भेज रहा है, जिसके लिए एयरपोर्ट का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। सीरिया पर हमले की दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि वहां ईरान समर्थित लड़ाकों ने डेरा डाल दिया है। 7 अक्टूबर के बाद से ही इजराइल को चौतरफा घेरने के लिए ईरानी लड़ाके और हिजबुल्लाह के समर्थक सीरिया में इकट्ठा हो रहे हैं। गठबंधन में ईरान के साथ यमन, सीरिया, इराक, लेबनान और फिलिस्तीन शामिल है। मतलब इजराइल पर हमले की बड़ी साजिश है। अमेरिका को बर्बाद करने का प्लान है। अब आपको प्लान समझाते हैं जिसने नेतन्याहू का गुस्सा भड़का दिया। अब फैक्ट देखिए, गोलान हाइट्स के करीब 700 ईरान समर्थित लड़ाकों का जमावड़ा लगा हुआ है। गोलान हाइट्स इजराइल के पास पड़ता है, बल्कि इजराइल ने एक साथ कई इलाकों पर जो कब्जा किया था उसमें गोलान हाइट्स भी था। ये लड़ाके जो हैं इराक सीरिया सीमा में कुनित्रा प्रांत में ठहरे हुए हैं, जिसमें इराक, सीरिया, हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन के फाइटर शामिल हैं। ये लड़ाके ड्रोन और रॉकेट अटैक में माहिर हैं, इसीलिए इजराइल पर इस फ्रंट से बड़े हमले की आशंका बढ़ गई। सीरिया में जो साजिश रच रहा है वो लगातार अमेरिका पर भी हमले करता रहा है। 7 अक्टूबर से अब तक अमेरिका पर 61 हमले कर चुका है। सोचिए। वैसे सोहर यानी सीरिया ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बिना किसी आदेश के गोलान हाइट्स के पास लड़ाके जुटे हैं, और यह सीरिया की सेना की जानकारी में नहीं है। इस सब के बीच में सूत्रों के मुताबिक ईरान, सीरिया और इराक ने मिलकर अमेरिका पर हमले का प्लान बनाया है, जिसके लिए सीरिया के अल्बू कामल में एक सेंटर बनाया गया है। यह इलाका ईरान के कब्जे में आता है। अब खबर उस वॉर फ्रंट से जिसका जिक्र पिछले 52 दिनों में सबसे ज्यादा हुआ है।
जिस बात का डर, जिसकी आशंका हर दिन बार बार जताई गई है, अब वही हो रहा है। मिडल ईस्ट में गाजा युद्ध से भी बड़े विनाश की तैयारी चल रही है, जिसके सेंटर में ईरान, और ईरान से जुड़ी दो बड़ी खबर एक साथ। गाजा जंग के दौरान पहली बार ईरान ने समंदर में शक्ति प्रदर्शन किया। ईरान ने अपने नए वॉरशिप का वीडियो जारी किया है, जिसका नाम है डिलमैन। हम आपको वही वीडियो भी दिखा रहे हैं। खबर है कि इसे ईरानी नेवी की नॉर्दर्न फ्लीट का हिस्सा बनाया गया। यह ईरान का 5वां डिस्ट्रॉयर वॉरशिप है। दूसरी खबर तो और भी बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि ईरान ने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे खमेनी तक बौखला गए। हो सकता है कि इस विस्फोट से पूरा अरब सुलगने लगे। हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि जंग परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाए। सवाल है कि क्या ईरान का शक्ति प्रदर्शन जंगी तैयारी का हिस्सा है? क्या गाजा युद्ध में अब ईरान की एंट्री तय है? और क्या मिडल ईस्ट में एटमी कोहराम मचने वाला है? आखिर ये सवाल या आशंका क्यों जताई जा रही है? तो इसके पीछे की वजह हमने आपको पहले बताई। एक तरफ ईरान की ताकत की नुमाइश, तो दूसरी तरफ एटमी साइट के पास धमाका है, जिसमें इजराइल या अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। क्या जैसे गाजा सुलगा वहीं ईरान में भी होगा? क्या जैसे वेस्ट बैंक पे बारूद बरसा वहीं तेहरान में होगा? क्या जैसे मिसाइल से लेबनान दहला वैसे ही ईरान में कोहराम बचेगा? क्या चंद घंटे बाद ही अरब जलने लगेगा और मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की शुरुआत होगी? क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो विध्वंसक तैयारी कर रखी है, उसका ट्रेलर पहली बार सामने आया है। ईरान में बड़ा विस्फोट हुआ है, वो भी इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के पास। यहां एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ी है। हम आपको इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के पास की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें कई धमाकों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। इस विस्फोट के बाद तेहरान में हलचल मच गई है। सवाल उठने लगे, इस हमले के पीछे कौन है? अमेरिका, इजराइल या फिर दोनों? जबकि अमेरिका इजराइल को शक है कि ईरान धमकाने के बावजूद परमाणु हथियार बनाने में जुटा है। शायद यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल उसे सबक सिखाना चाहते हैं। हालांकि ऐसी कई वजहें हैं जो इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के पास विस्फोट के पीछे इजराइल का हाथ होने की तरफ इशारा करती है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल को शक है ईरान 3 परमाणु बम बना सकता है। यूएस एटॉमिक एजेंसी भी ईरान पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है। सीजफायर खत्म होने के बाद ईरान युद्ध में हमास के साथ उतर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका लगातार ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को टारगेट करता रहा है, लेकिन कभी हमला नहीं किया। इसलिए अब इजराइल ईरान को जवाब देना चाहता है। हो सकता है न्यूक्लियर सेंटर के पास विस्फोट इसी का इशारा हो। ये सारा खेल जो है, ये है मैसेजिंग का। इजराइल के मर्चेंट शिप्स हूती की तरफ से कब्जाए जा रहे हैं। मैसेज कौन दे रहा है? ईरान। ऐसा कहा जाता है। हूती किसके कहने पर चलता है? ईरान। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के पास हमले होना, मैसेज कौन दे रहा है? इजराइल। ऐसा कहा जाता है। इस सब का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि दोनों अपनी रेंज दिखा रहे हैं और कोई भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन इतना इनडायरेक्ट भी मामला नहीं चल सकता है। कैसे? हल्की सी चूक एक बहुत बड़े विनाश की ओर ले जा सकती है। ईरानी न्यूक्लियर साइट के पास विस्फोट की एक वजह और भी हो सकती है। इस हमले से इजराइल यह दिखाना चाहता है कि वो कभी भी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर अटैक कर सकता है, जहां ईरान एटमी तैयारी कर रहा है। हालांकि इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर और उसके साइंटिस्ट पहले भी कई बार इजराइल और अमेरिका के निशाने पर रहे। इसी साल 9 मई को इस्फहान प्लांट में संदिग्ध आग लगी थी, जबकि इसके ठीक 4 महीने पहले ही 29 मई को यहां ड्रोन से अटैक हुआ था। 2 साल पहले अप्रैल 2021 में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सेंटर पर हमला हुआ था। 2020 में भी यहां के टॉप परमाणु वैज्ञानिक की हत्या कर दी गई थी। 2010 से 2012 के बीच भी यहां के 4 ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी गई थी। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे मामले में अभी के जो हालात चल रहे हैं, वहां पर एक स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है।
पहले ये कहा जा रहा था कि अमेरिका अब ईरान की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम कितना आगे बढ़ रहा है, उसका सारा फोकस इस युद्ध को कंटेन करने का है। लेकिन अगर सीज फायर तक नौबत आ गई है तो अमेरिका का फोकस वापस ईरान की ओर भी जा सकता है। ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले के बीच ही उसके समर्थन वाले एक विद्रोही गुट ने मिडल ईस्ट में फिर से हड़कंप मचा दिया। एक हफ्ते पहले यमन में एक्टिव हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कार्गो शिप को अगवा कर लिया था। उसने इसका वीडियो भी जारी किया था जिसमें हूती के हथियारबंद लड़ाके हेलीकॉप्टर से शिप पर उतरते देखे गए थे, बल्कि वहां के जो चीफ है वो डांस कर रहे थे। उन लोगों ने क्रू समेत जहाज को अगवा कर लिया था, जिससे गाजा जंग के बीच टेंशन और बढ़ गई थी। हूती ने अदन की खाड़ी में यही हरकत एक बार फिर कर दी। उसने इजराइल मालवाहक जहाज सेंट्रल पार्क पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। अमेरिकी युद्धपोत उसके रास्ते में आ गया और उसकी साजिश नाकाम हो गई। हूती विद्रोही इजरायली जहाज को अगवा नहीं कर पाए। गाजा युद्ध के बीच लाल सागर में हूती ने इजराइल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विद्रोही इस इलाके में इजरायली जहाजों को नष्ट करने के बजाय उन्हें हाईजैक कर रहे हैं। इस बार हूती अदन की खाड़ी में इजराइल के सामने फिर चुनौती बनकर खड़ा हो गया। लेकिन मिडिल ईस्ट में आज की तारीख में समंदर से आसमान तक अमेरिका की निगाहें हैं। उसके जंगी बेड़े हर तरफ घूम रहे हैं। लिहाजा जैसे ही सेंट्रल पार्क शिप ने डिस्ट्रेस कॉल कर मदद मांगी, उसका डेस्ट्रॉयर यूएसएस मेसन एक्शन मोड में आ गया। हालांकि अमेरिकी नौसेना को इस ऑपरेशन में थोड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि हूती विद्रोहियों ने यूएसएस मेसन पर ही हमला कर दिया। वो बैलिस्टिक मिसाइल दागने लगे। ऐसे लगा समंदर में भीषण जंग छिड़ जाएगी, लेकिन हूती की मिसाइलें टारगेट से पहले ही गिर गईं। वो अमेरिका के विध्वंसक के आगे नहीं टिक पाई। यूएस की नेवी ने इजरायली जहाज के यमन पोर्ट तक पहुंचने से पहले ही छुड़ा लिया। हालांकि हूती विद्रोही छोटी नाव से भाग निकले। जिस जहाज को हाईजैक करने की कोशिश की गई वो इजराइल के सबसे अमीर कारोबारी इयाल ओफर की कंपनी जोडियक मैरीटाइम का है। जोडियक मैरीटाइम दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय जहाज ऑपरेटरों में से एक है। जोडियक मैरीटाइम कंपनी 128 जहाजों के बेड़े का प्रबंधन करती है। मिडिल ईस्ट में जारी संकट के इस दौर में मदद के लिए इजराइल जहाज कंपनी ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया।